हेलो, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है आज उससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो है हाउ एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड एयर प्रेशर एंड विंड्स इफेक्ट द क्लाइमेट, और यू कैन से द दीज आर द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। किस तरीके से ये क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं, हमने अभी तक ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये पढ़ेंगे कि ओशन करंट जो है किस तरीके से क्लाइमेटिक कंट्रोल के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। ठीक है, ये जलवायु को कैसे प्रभावित करता है और साथ ही साथ में ओशन करंट है क्या। ठीक है, वेव्स से किस तरीके से ओशन करंट अलग है, ओशन करंट की उत्पत्ति किस तरीके से होती है और अपने प्रभाव में आने वाले क्षेत्रों पर या ये किस तरीके से असर डालता है, ये सारी बातें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो है जरूरी वो ये है कि हम ये जान लें कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एंड करंट। जैसे आपसे अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ओशन करंट्स के बारे में, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो आ जाती है वो समुद्री लहरों के बारे में। लेकिन समुद्री लहरें और समुद्री धाराएं एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, हम समझते हैं कि किस तरह से अलग है। इसको हम वेव्स किनको कहते हैं, पहले हम ये बात ध्यान दे लेते हैं कि द वेव्स, द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ध्यान दीजिए, यानी कि वाटर के सरफेस पे एनर्जी का अप एंड डाउन मूवमेंट जो होता है वो वेव की उत्पत्ति का कारण होता है। ये एनर्जी किस कारण से उत्पन्न हो सकती है, उसके लिए अलग अलग चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं। विंड्स या हवाएं उसका एक प्रमुख कारक हो सकती हैं, वॉल्केनोज हो सकते हैं, अर्थक्वेक हो सकते हैं, लैंडस्लाइड या फिर कुछ और। ठीक है, तो इस तरीके से समुद्र की सतह पर तरंगों को उत्पन्न करने के लिए ये कारक जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जिनके कारण समुद्र, जब कहीं पर समुद्र के भीतर ज्वालामुखी का उद्भेदन हो जाता है या भूकंप आ जाता है या कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जिसके कारण बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उत्पन्न होती हैं, सुनामी जैसी वेव्स उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जो कि भयंकर तबाही का कारण बनती हैं। बट द ओशन करंट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वेव्स। एक्चुअली इन वेव्स में किसी भी तरीके का कोई पुश नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होता। ये मूवमेंट उनको प्रदान करने का कार्य करती हैं धाराएं। ठीक है, समुद्री धाराएं होती हैं वो, हम थोड़ा सा इसको भी समझेंगे कि समुद्री धाराएं क्या है। ओशन करंट्स, जनरली ओशन करंट्स इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ पैटर्न। एक्चुअली ये पैटर्न जो है वो चेंज भी हो सकता है। क्या है कि ओशन करंट्स एक पैटर्न में, एक निश्चित पैटर्न में, पैटर्न का मतलब हो गया यहाँ पर कि जैसे मान लेते हैं हम कि कोई धारा अगर जो इस तरीके से चल रही है, ठीक है, इक्वेटर के पास जाकर के ये टर्न हो जा रही है, ठीक, और फिर लगातार जो है एक निश्चित पाथ में जो है वो चल रही है। तो एक निश्चित पाथ में चल रही है, ये पैटर्न उसका होता है। कोई निश्चित नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एक ही पैटर्न में चले। ये पैटर्न जो है वो समय के साथ चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ओशन करंट जो है वो जनरली दो तरह की होती हैं। ठीक, एक तो जो महसूस होती हैं, हमको सीधे दिखाई देती हैं, वो होती हैं सरफेस करंट्स, जिनको हम, जो समुद्र की सतह पर जो है वो तेजी से चलती हैं। और दूसरी होती है डीप ओशन करंट्स। एक्चुअली सरफेस करंट्स ही जो है वो मुख्य रूप से किसी स्थान के क्लाइमेट को प्रभावित करने का कारक होती हैं, किसी स्थान के क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। ठीक है, डीप ओशन करंट्स यानी समुद्र के नीचे अंदर जो तेजी से चलने वाली, बढ़ने वाली धाराएं होती हैं, और सरफेस करंट जो उनके सतह पर चलने वाली धाराएं होती हैं। तो ये तो बात हो गई वेव्स की और ओशन करंट्स की। अब प्रश्न ये उठता है कि हाउ दिस ओशन करंट्स कंट्रोल द क्लाइमेट, या क्लाइमेट के फैक्टर को ये किस तरीके से कंट्रोल करती हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय है।
ठीक, ये समझना जरूरी है। थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको समझने से पूर्व एक बात जो है और भी जान लेंगे, वो ये जान लेंगे कि करंट एक्चुअली होती किस प्रकार की है, कहाँ कि किस जगह की करंट वो कैसी होगी। ठीक है, आप ये अर्थ है, ठीक है, थोड़ा छोटा है, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। ठीक है, और ये लाइन जो है वो क्या है, इक्वेटर। यस, इक्वेटर है ये 0 डिग्री। पता है आपको कि इक्वेटर है, सन रेज डायरेक्ट रिसीव कर रहा है। ठीक है, और इसके कारण ये क्षेत्र काफी गर्म रह रहा है। ठीक है, तो ये क्षेत्र काफी गर्म, टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, ये क्षेत्र काफी गर्म रह रहा है, तो यहां पर जो चलने वाली धाराएं होंगी, ठीक है, ये गर्म होंगी, ये गर्म होंगी। ठीक है, ये गर्म होंगी। ठीक है, और जो इधर से चलने वाली धाराएं होंगी वो कैसी होंगी, वो ठंडी होंगी। ठीक है, तो आप ये क्यों ठंडी होंगी, ये पोलर रीजन है, ये साउथ पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है। तो आपको पता है कि पोलर रीजन जो है वो कम टेम्परेचर रिसीव करता है, हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है, तो वहां से जो धाराएं चलती हैं वो ठंडी होती हैं। इक्वेटोरियल जोन में जो धाराएं चलती हैं वो गर्म होती हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट को आपको आगे समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, इनको आगे बढ़ाने में विंड्स एक बहुत महत्वपूर्ण, जो सरफेस करंट्स होते हैं, इनको आगे बढ़ाने में विंड्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। कैसे इन विंड्स का योगदान होता है, ठीक है, आपको पता है कि जो है आपने कोरियालिस फोर्स के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, आगे जब हम लोग इंडियन क्लाइमेट पढ़ेंगे उसमें हम आपको कोरियालिस फोर्स के बारे में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको हम बता दें कि कोरियालिस फोर्स एक्चुअली है क्या। कोरियालिस फोर्स जो है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के रोटेशन के कारण जो है जो फोर्स जनरेट होता है, जो फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, और उस फोर्स के कारण क्या होता है, जो हवाएं होती हैं, जो धाराएं होती हैं, ये अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती है। आप सीधे समझिए कि जो अर्थ ये है हमारी, ठीक है, आपने हिट जोन्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो ईस्टर्ली विंड्स आ रही थी वो बिल्कुल इस तरीके से नहीं आ रही थी। ठीक है, ये सीधे इस तरीके से नहीं आ रही थी, या साउथ से आने वाली विंड्स इस तरीके से नहीं आ रही थी। क्या हो जा रहा है, ठीक है, ये इनकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही थी। कैसे, जब आपने पढ़ा था आपने ये देखा था कि इनकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो जा रही है, कि यहाँ पर ये ईस्टर्ली विंड्स इस तरीके से हो जा रही है। ठीक है, और साउथ में इनकी डायरेक्शन ये हो जा रही है। ठीक है, आपने देखा होगा जो झूला होता है एक, जिस पर बच्चे खड़े रहते हैं, आप उस झूले के ऊपर बैठिए और उसको घुमाने के बाद में अगर आप कोई बॉल उछालते हैं तो आप ये देखते होंगे कि क्या हो जाता है, क्योंकि आप उस झूले पे घूम रहे हैं, इसके कारण से अगर आप सीधे उसको उछालते हैं तो उस बॉल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। वो बिल्कुल जो है इसी इफेक्ट पे काम करता है, इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अर्थ की जो रोटेशन है, अपनी धुरी पर जो उसका घूर्णन है, उस रोटेशन के कारण यहाँ पर हवा का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। और हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाने के कारण क्या होता है कि जब साउथ की विंड्स जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रवेश करती हैं तो क्या हो जाता है, वो अपने राइट में, और नॉर्थ की विंड जो होती है, सॉरी, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स होती हैं वो अपने राइट में, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड होती हैं वो अपने लेफ्ट में टर्न हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कोरियालिस फोर्स है, इसको हम और भी ज्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन दैट कॉज द विंड टू मूव इन अ कर्व पाथ, है ना। अब हमने अभी ये देखा कि एकदम से ये सीधे डायरेक्शन ना होकर के एक कर्व पाथ में ये घूमती हैं। किस कारण से, इन विंड्स के कारण से, इन हवाओं के कारण से। ठीक है, और साथ ही साथ में हमने ये भी देखा था कि जो है ये विंड्स जो है वो किस तरीके से इन हवाओं को प्रभावित करती हैं, इन हवाओं को जो है एक मूवमेंट प्रदान करती हैं। द सरफेस करंट्स अफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट। अब ये जो सरफेस करंट्स होती हैं,
ठीक है। ये सरफेस करंट्स ही मुख्य रूप से वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करने का काम करती हैं, इनको प्रभावित करने का काम करती हैं। कैसे करती है? विंड ब्लोज फ्रॉम, इफ द विंड ब्लोज फ्रॉम वार्मर एरिया, अगर वो गर्म क्षेत्र से होकर के बहती है तो जो भी उसके पास में कॉन्टिनेंटल मास आता है वहां के क्षेत्र को वो गर्म कर देती है, ठीक है, या वहां के तापमान को वो गर्म करती हैं। अगर वो जो है कोल्ड क्षेत्र से बहती हैं तो क्या होता है कि द विंड ब्लोज वार्मर और कोल्ड टेम्परेचर कैरिड बाय द करंट्स ओवर द कोस्ट लाइन्स। वो जो तटीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उन तटीय क्षेत्रों के जलवायु को सीधे तौर से प्रभावित करते हैं। अब वार्मर और कोल्डर, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई कि अगर मान लिया कोई वेव, ठीक है, कोई करंट जो उत्पन्न होती है इक्वेटर के पास में या इक्वेटर के पास से होकर के गुजरती है, तो वो जनरली जो है वो हॉट करंट होती है, वो गर्म धारा होती है, ठीक है। और जब ये गर्म धाराएं जब किसी क्षेत्र के प्रभाव में आती है या गर्म धाराओं के प्रभाव में जब कोई क्षेत्र आता है तो वो वहां के कोस्टलाइन के टेम्परेचर को क्या कर देती हैं? गर्म कर देती हैं। साथ ही में नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ से आने वाली जो धाराएं होती हैं वो ठंडी धाराएं होती हैं, और जब ये किसी तटीय क्षेत्र से टकराती हैं तो क्या हो जाता है? वहां के टेम्परेचर को ये गिरा देती हैं, जिससे वहां का जो है वो ठंडा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, या वहां पर जो है वो अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से जो कोस्ट लाइन है उस कोस्ट लाइन के टेम्परेचर को ये पूरी तरीके से इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कई सारी ऐसी धाराओं के एग्जांपल्स हैं आपके, चाहे कैलिफोर्निया की धारा हो, कैनरी की धारा हो, ठीक है, या कोई इक्वेटोरियल करंट हो, ये सब जो है इसी तरीके का एग्जांपल है जो कि अपने आसपास के क्षेत्रों को के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वो इसी टॉपिक में दिया हुआ है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डेजर्ट are located in the western margin of the continents in the subtropics। subtropics पहले तो आप समझ लीजिए कि ये subtropics है क्या, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दुनिया के जो प्रमुख रेगिस्तान या मरुस्थल हैं, ठीक है, ये मरुस्थल जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके पश्चिमी भागों में ही क्यों स्थित हैं, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो इनको एक्चुअली कई सारे कारण हैं, ठीक है, केवल एक ही फैक्टर जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कई सारे कारक हैं। थोड़ा सा हम इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे क्या है कि स्टॉर्ली, ड्राई स्टॉर्ली विंड्स हैं, ठीक है, ये ड्राई स्टॉर्ली विंड्स एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा जो है कोल्ड करंट्स हैं, ठीक है, रेन शैडो एरिया है, ठीक, प्रेशर बेल्ट्स हैं, टेम्परेचर है, ये सारी चीजें हैं। तो एक दो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा थोड़ा सा यहाँ पे। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। पहले तो हम आपको ये बता दें कि ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन है क्या, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी हमने आपको बताया भी था जब हम लोग टेम्परेचर पढ़ रहे थे, ठीक है। आप देखिए, आपको पता है कि ये इक्वेटर या इक्वेटर है। अब इक्वेटर से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो क्षेत्र होता है और 23.5 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, इस 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक के बीच में आने वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका जो है वो ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है। वो इक्वेटोरियल जोन होता है, ट्रॉपिकल रीजन होता है, वहां पर अपेक्षाकृत तापमान अधिक होता है, ठीक है। और वहीं 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ तक और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ठीक है, या उसको हम लोग उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और आपको पता है 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर और 66.5 डिग्री साउथ से नीचे का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको हम लोग फ्रीज जोन बोलते हैं। तो आप यहाँ पर इन चीजों को समझ गए, इन बातों को समझ गए। तो अब हम ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इन सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, इन सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में जो पश्चिमी किनारे पर बसे हुए जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वहां पर जो है ही प्रमुख डेजर्ट क्यों पाए जाते हैं, या मुख्य जो है रेगिस्तान क्यों पाए जाते हैं। आप ध्यान देंगे, आपको पता चलेगा अगर आप
एक बार आप थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करिए, बहुत ज्यादा अच्छी मेरी ड्राइंग तो नहीं है लेकिन कोशिश करिएगा इसको समझने का। इसको मान लीजिए साउथ अमेरिका, ठीक है, ये यहाँ से ये नॉर्थ अमेरिका का भाग निकल जाता है, ठीक है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, और यहाँ पर आप ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक, आपका, ठीक है, ये इस तरीके से भाग निकल आता है। हाँ, आप इस पर ड्राइंग पे मत जाइएगा, आप इसको खाली समझने का कोशिश करिएगा। ये नॉर्थ अमेरिका है, सॉरी साउथ अमेरिका है ना, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, इंडिया यहाँ पर, ठीक है, अब ये ऑस्ट्रेलिया। आप अगर जो देखेंगे तो आपको कई सारे डेजर्ट जो है आपको इस पश्चिमी किनारे पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप अगर साउथ अमेरिका में जो है देखेंगे तो ये चिले का जो भाग है यहाँ पर आपको अटाकामा डेजर्ट मिल जाएगा, ठीक है, अटाकामा डेजर्ट मिल जाएगा, पैटागोनियन डेजर्ट मिल जाएगा। अफ्रीका का ये वेस्टर्न जो पार्ट है ये सब सहारा है ना, ये सहारा डेजर्ट मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नामीबिया का डेजर्ट मिल जाएगा, ठीक है, कालाहारी का डेजर्ट मिल जाएगा। ये सब पश्चिमी किनारे पर स्थित है। भारत में ये थार वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको जो है वो जो है आपको थार डेजर्ट मिल जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में ये पश्चिमी भाग पर जो है वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट मिल जाएगा। ऐसा क्यों है, ठीक है, तो ऐसा होने के लिए क्या कारण है, आप थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये सब का सब ट्रॉपिकल रीजन में है ना, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन में है। ये इक्वेटर की लाइन हो गई और थोड़ा सा ये नीचे होना चाहिए। हाँ, ये इक्वेटर की लाइन हो गई, ठीक है, यहाँ से तो नहीं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हो गया, थोड़ा सा और नीचे होगा, ये इक्वेटर की लाइन हो जाएगी। ठीक, अब हम बात कर रहे थे कि ज्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो वेस्टर्न इलाके में ही क्यों है, पश्चिमी क्षेत्रों में ही क्यों है। तो हम सभी लोगों ने अभी ये बात करी थी कि जो साउथ से आने वाली और नॉर्थ से आने वाली जो करंट्स हैं, ठीक है, ये कोल्ड करंट्स हैं, ठीक है, ये कोल्ड करंट्स हैं। और आपको पता है कि इन करंट्स की मूवमेंट जो है वो किस तरीके से होती है। इक्वेटोरियल रीजन में जो है वो ये इस तरीके से चलती हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में इस तरीके से चलती हैं, ये धाराएं ऐसे आती हैं और फिर इनकी एक चेन बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से है, ये जहां पर लैंड मास होता है, ठीक। आप देखिए जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से जो है मूवमेंट है धाराओं की। क्या होता है कि पहली चीज तो यह है कि जो ईस्टर्ली विंड्स हैं, ठीक है, ये ईस्टर्ली विंड्स जो है ये ड्राई क्षेत्रों से होकर के बहती हैं, सूखे क्षेत्रों से होकर के बहती हैं। तो जब ये सूखे क्षेत्रों से होकर के बहती हैं तो क्या होता है, इन हवाओं में नमी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है या बहुत ही कम होती है। तो जब नमी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है तो क्या होता है कि ये जब आगे बढ़ती हैं तो अपने रास्ते में आने वाला जो स्थल भाग होता है वहां की नमी को भी ये अवशोषित करने का कार्य करती हैं, जिससे वो रीजन जो है वो और भी ज्यादा ड्राई होते जाते हैं। थार का इलाका कुछ इसी तरीके की स्थिति जो है वो झेल रहा है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो है इन ओशन करंट्स की जो मूवमेंट है। ये आप देख रहे हैं कि हर जगह पर ये पश्चिमी किनारे पर जो है जनरली आपकी साउथ पोल से आने वाली ठंडी धाराएं आ रही हैं, ठीक है। साउथ पोल से आने वाली ये ठंडी धाराएं आ रही हैं तो आपको पता है कि जब ये ठंडी धाराएं ऑटोमेटिक ये ठंडी है धाराएं तो क्या हो जा रहा है, इन ठंडी धाराओं के कारण जो है क्या हो रहा है, ये बादलों का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है,
ठीक है, बादलों का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, जिसके कारण जो है ये जो किनारे के क्षेत्र हैं, इन किनारे के क्षेत्रों पर वर्षा नहीं होती है या ना के बराबर होती है। ठीक है, ये पहले से ही एकदम से इतनी ज्यादा कंडेंस होती हैं कि ये इवोपरेशन नहीं होता। जब इवोपरेशन नहीं होता है तो क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता, और जब क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है तो ये अपने किनारे के क्षेत्रों में रेन नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो है वो पूरा एरिड जोन या एरिड रीजन पाया जाता है। ठीक है, नामीबिया का जो आपका क्षेत्र हो गया, कालाहारी का जो क्षेत्र हो गया, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का जो क्षेत्र हो गया, ये इसका जो है सीधा सीधा परिणाम है। एक और चीज हमने आपको बताई थी, वो था आपका जो है विंडवार्ड साइड और लीवार्ड साइड। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये चिले, ये आपका पूरा जो है साउथ अमेरिका में चिले का क्षेत्र है। ठीक है, या इंडिया में आपका ये क्षेत्र बोल सकते हैं जो है वेस्टर्न घाट का क्षेत्र। ठीक है, ये चिले का जो क्षेत्र है, क्या हो जा रहा है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जो है, ठीक है, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र, ये एंडीज की जो है वो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। क्या होता है कि जो समुद्री पवनें आती हैं, इन समुद्री पवनें आकर के क्या होता है, इस पर्वतीय भाग से टकराती हैं और यहाँ पर ये क्लाउड का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन करने के बाद में क्या हो जाता है कि इस साइड में रेन हो जाती है। ठीक है, ये विंडवार्ड साइड में रेन हो जाती है, लेकिन रेन शैडो जोन जो होता है, ठीक है, या लीवार्ड साइड जो होता है, अपोजिट साइड जो उसका होता है, वहां पर ये रेन बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, चिले का जो आपने देखा था ये अटाकामा डेजर्ट, ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ एक बड़ा डेजर्ट है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो है इन धाराओं के कारण, इन हवाओं के कारण, ठीक है, आप कह सकते हैं कि इन ओशन करंट्स के कारण, जो कि बिल्कुल भी जो है वो मॉइस्चर नहीं लेकर के चलती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इवोपरेशन नहीं होता है। इवोपरेशन नहीं होने के कारण क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके कारण रेन नहीं होता है। और साथ ही साथ में ये जो ईस्टर्ली विंड्स होती हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में जो चलती हैं, ये पूरे ड्राई करते हुए चलते हैं पूरे क्षेत्र को, क्योंकि इनके पास में नमी होती नहीं है। उल्टा ये जमीन की नमी को भी ये अब्सॉर्ब करते हुए चलते हैं, जिसके कारण से जो है क्या हो जाता है कि वो क्षेत्र पूरी तरीके से एरिड हो जाता है, ड्राई हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, जो कि है रिलीफ फीचर। हम ये देखेंगे कि रिलीफ फीचर जो है वो किस तरीके से क्लाइमेटिक कंट्रोल का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है।